सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। वैदिक प्रज्ञा व्याख्या कक्षायां सर्वे महानुभावाः एवं स्त्री शक्त्याः हृदयेन स्वागतं करोमि। प्रथम प्रार्थना व गीतिका संस्कृत भाषायां गीतिका व प्रार्थना कह वदति कह गाय। नमस्ते। ओम प्रार्थना बोलती हूँ। भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयं वेदोक्तधर्मकार्यं न तन्दिनं विधेयम् संगः सदा सुधीनां शरणी च सज्जनानां सद्भावनाश्रितोऽहं पापा सदा बिभेयम् भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम् रोगादहन्ति देहं प्रबला शरीरमध्ये ब्रह्मचर्यमौषधं च पेयं सदा वरेण्यं भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम् बालेरमूल्यवेला खेला सुनापनेया ज्ञानं मतो धरेयं धर्मं सदा चरेयं भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम् वेदोक्तधर्मकार्यं न तन्दिनं विधेयम् भगवन् त्वदीय भक्तिं स्वान्ते सदा भरेयम्। नमस्ते। और किसी को गाना हो तो नहीं तो कक्षा चालू करेंगे। मलयालू देशभक्ति का समीयताम वंदना विधीयताम श्रद्धया स्वमार्तु भूसमर्चना विधीयताम सादरम समीयताम वंदना विधीयताम श्रद्धया स्वमार्तु भूसजा सुभूसमर्चना विधीयताम आपदो भवन्तु वा विद्युतो लसन्तु वा आयुधानि भूरिषु अपि मस्तके पतन्तु वा धीरतान हीयतां वीरता विधीयतां निर्भयेन चेतसा पदं पुरो निधीयताम् प्राणदायिनी इयं शक्ति मुक्ति भक्त भक्तिदां सदा सुधानुपायिनी इयम् ईतदेय वंदने सेवने अभिनंदने साभिमानम् आत्मनो जीवनं प्रदीयताम् सादरं समीयतां वंदना विधीयतां श्रद्धया स्वमार्तु भूसमर्चना विधीयतां श्रद्धया स्वमार्तु भूसमर्चना विधीयताम्। धन्यवाद।
हाँ जी, बहुत बढ़िया। शोभनम समीचीनम। अधुना संस्कृत कक्षा अर्थे अहम प्रार्थयामि योगेश्वरी माता वानप्रस्था जी। नमो नमः। अंतर्जालीय वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां भवतां भक्तिं च हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम वयं गायत्री मंत्रेण सह प्रार्थना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम शांति शांति शांति। पुनः हार्दिक स्वागतम। पिछली कक्षा में हमने हल संधि पढ़ी थी, उसका प्रारंभ किया था, एक संधि पढ़ी थी। कौन बताएंगे, किसको ध्यान है? हाँ जी, दंती सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य शकार और च वर्ग हो जाता है क्रमशः। क्रमशः का क्या तात्पर्य है, उससे क्या अर्थ लेंगे आप? हाँ, ठीक बोल रहे हैं, बोलिए, ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। वर्ग के नंबर वाइज नंबर होते हैं ना, वर्ग के द थ द ध न, ऐसे च के हैं च छ ज झ ञ। तो पहला नंबर से पहला नंबर, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, ऐसा उसका नियम रहेगा, उसको बोलेंगे क्रमशः। ठीक है, तो ये सभी को समझ आ गई है सुजोत संधि? ठीक है ना, आगे बढ़े।
अगर किसी को कुछ शंका है उसमें तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो हम आगे की संधि के लिए बढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, आगे। ठीक है। अब आगे की संधि आज हम लेंगे। देखिए बोर्ड ठीक दिख रहा है? बोर्ड ठीक से दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है ना? तो ये स्तुत्व हल संधि, पहली वाली भी हल संधि। हल संधि का तात्पर्य है व्यंजन संधि और हल संधि एक ही को कहते हैं, दोनों पर्यायवाची हैं, हल संधि या व्यंजन संधि। तो पहली थी स्तुत्व और ये दूसरे नंबर की है स्तुत्व हल संधि। इसका सूत्र है स्टुना स्टुहु। ठीक है? तो जैसे पहली संधि में था सकार, दंती सकार या त वर्ग से पहले या बाद में, उसमें क्या था? तालव्य शकार और च वर्ग था। उसके स्थान पर यहाँ पर आएगा मूर्धन्य शकार या ट वर्ग में से कोई भी एक वर्ण हो तो क्रमशः सकार, दंती सकार और त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य शकार और ट वर्ग। ठीक है? आसान है, जैसा पहली थी उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें तालव्य शकार था और इसमें मूर्धन्य शकार है और त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग है। बस इतना सा ही अंतर है। ठीक है? अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं, इश जमा तह। अब ये मूर्धन्य सकार आया है और ये क्या है? त वर्ग से पहले आया। ठीक है? इसमें पहले या बाद में कहीं भी हो ये नियम लगेगा। तो त वर्ग जो ये त वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए अब हमें ट वर्ग करना है। तो ट वर्ग का पहला वर्ण ट हो गया। इश तह, इश जमा तह, इश तह। ठीक है? ऐसे ही दुष जमा तह बराबर दुष्टः। यही नियम यहाँ दोनों ही संधि में एक ही नियम लगा है। ठीक है? तकार के स्थान पर टकार हो गया है। तवर्ग का तकार पहला वर्ण है, ऐसे ही टवर्ग का टकार पहला वर्ण है। अब यहाँ पर उद उद जमा दीनः। अब यहाँ पर सकार नहीं है, यहाँ पर क्या है? ये कौन से वर्ग का है? द उद, द कौन से वर्ग का? त वर्ग का है, त वर्ग का, त वर्ग का है ना? और यहाँ सामने जो ड है वो कौन से नंबर पर आ रहा है? ये कौन से वर्ग का है? ट वर्ग का, ट वर्ग का है। और कौन से नंबर पे है इसका? वर्ग में नंबर कौन सा है? तीसरे नंबर, तीसरे पे है। तो हम यहाँ पर भी फिर यहाँ पर वो ट वर्ग का तीसरा ही हो जाएगा। तो ट वर्ग का तीसरा ड, उड्डीनः। ठीक है? नियम लागू हो रहा है? हाँ जी हो रहा है ना? हमें सब पर नियम लागू करके देखना है। जो ऊपर नियम बताया है वो नियम सब पर लागू होना चाहिए। ऐसे ही विष जमा नुह बराबर। अब यहाँ पर मूर्धन्य शकार आया है और सामने क्या आ गया? ये कौन से वर्ग का है? त वर्ग का, ये त वर्ग का अंतिम वर्ण है। ठीक है ना?
ट वर्ग का अंतिम वर्ण है, तो ट वर्ग का अंतिम वर्ण अण क्या होता है? अण 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 अणा। तो यहाँ पर त वर्ग का नु के स्थान पर अंतिम वर्ण णु हो गया, ये विष्णु। विष जमा नु विष्णु। ऐसे ही कृष जमा नह, सेम है, ये दोनों में एक ही नियम लगा है। अंतिम वर्ण है न, न के स्थान पर ट वर्ग का अंतिम वर्ण अड़ा हो गया। पृष्ठ हो। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, जो पहली संधि थी उसी के समान ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस ये तालव्य शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार हुआ है और च वर्ग के स्थान पर ट वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया ये हाँ जी, सभी को? ठीक है। किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या है इसके बारे में? है झिझकना नहीं नहीं है, जी। जो भी आपके मन में थोड़ा भी शंका है तो आप बोलिए, लेकिन आपकी समझ में बैठ जाना चाहिए। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं मंत्र, उसमें इस तरह के इनके प्रयोग आते हैं कई जगह पर। जैसे शकार के स्थान पर दंती सकार लगा हुआ आता है, लेकिन वो जब हम उसकी संधि करते हैं तो वो तालव्य शकार में लिखा हुआ रहता है, और जब हमें पदच्छेद करना होगा तो वहां पर वो दंती सकार हो जाएगा। जब हम उसको पदच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे शब्दों को, तो वहां पर वो दंती सकार हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, फिर ये आगे चलें। हाँ जी, स्वर संधि सभी की पहले की क्लियर हो गई है? सभी की, किसी को समस्या नहीं है ना? ठीक है, इसे निकाल देते हैं फिर। ये तो मेरे को अब इसमें होगा ही नहीं, इसमें अब दूसरी संधि देखेंगे। पदांत जस्व संधि, ठीक है, संधि आप लिख लीजिएगा, पदांत जस्व संधि। इसका सूत्र है झलाम जशोन्ते।
जलाम जशोंते। दिख रहा है? क्या लिखा? जलाम। झलाम जशोंते, ये ओके। यहाँ पर अवग्रह है, हाँ जी, हाँ जी। ये अवग्रह है। दिख रहा है कि नहीं सभी को? दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो अब चलिए बताइए, झल में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झल प्रत्याहार पर आ जाइए, झल प्रत्याहार पर आ जाइए। झल में तो ज ब ग ठ द ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह, इतने सारे हैं। हाँ, इतने सारे हैं। तो इसका परिभाषा बनेगी, यदि झल मतलब झल में से कोई एक वर्ण पद के अंत में हो, पदांत जस्व है, तो झल जो है वो पद के अंत में आना चाहिए। पद के अंत में कोई भी एक झल हो तो झल के स्थान पर जश हो जाता है। जश में कौन कौन से आते हैं बताइए? वो जस या बड़ा जस वाला कौन सा जस? नहीं, ये जश, जश, ये जब गढ़ ददस दो अच्छा, प्रत्यय हाँ। लगेंगे, झल और जश, हाँ, इसमें तो जब गढ़ द। ये आएंगे, ठीक है, ये दो आएंगे इसमें। हाँ। तो ये वर्ण आपको उसमें देख लेने हैं प्रत्याहार के अंदर, ठीक है, इसे हम चेक करेंगे फिर। तो झलो पदांत झल के स्थान पर जश हो जाता है, इसका नियम लिख लीजिए। यदि झल पदांत हो, यदि झल पदांत हो, पदांत यानी पद के अंत में जो अंतिम वर्ण होता है वो झल हो, झल में से कोई भी एक वर्ण हो, ठीक है। यदि जल पदार्थ हो, हाँ, तो उसके स्थान पर जश हो जाता है, जश में से हो जाएगा। और जो झल जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का जस हो जाएगा, ठीक है। झल किसी न किसी वर्ग के अंदर से आएगा इसमें, तो उसी वर्ग का जस हो जाएगा। जस में कौन कौन से वर्ण है वो देख लीजिए आप। जस के अंदर ज ब ग ड द 5 वर्ण हैं, तो ये सभी क्या है? वर्ग के तीसरे तीसरे वर्ण हैं। कोष्टक में लिख लीजिए जश, और कोष्टक में लिख लीजिए वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, और जिस वर्ग का झल होगा उसी वर्ग का वो जश हो जाएगा वहां पर, ठीक है। लिख लिया सभी ने? हाँ जी। अब मैं उदाहरण दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है। मैंने वो नहीं लिखी है परिभाषा, आप बोल दी है, आप लिख लीजिए। और यहाँ पर मैं अब आपको उदाहरण दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे सुख,
जमा अंतः। तो प झल के अंदर है कि नहीं? अब ये इसका अंतिम वर्ण क्या है? ये झल है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए। झल के अंदर ये प आ रहा है कि नहीं, चेक करिए। आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है ना? हम्म। तो यहाँ पर ये नियम हमारा लग रहा है। अब हमें इसी वर्ण का जस में आएगा तीसरा वर्ग, वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। तो प वर्ग का कौन सा आएगा? प फ ब ब आएगा शायद। ब आएगा। तो यहाँ क्या हो गया? सुबंत। सुबंत। सुबंतः। आपने कई जगह देखा होगा सुबंत प्रत्यय, तो वहां पर ये संधि हुई रहती है, जस्व संधि। सुबंतः। ठीक है, नियम पूरा उतर रहा है इसके ऊपर। ये हाँ। झल का अंतिम वर्ण है और इसका तीसरा वर्ण क्या होता है? ब। तो ब। प के स्थान पर ब हो गया, सुबंतः। ऐसे ही अच, अच का दूसरा नाम क्या है? स्वर। हाँ, अच का दूसरा नाम क्या है? स्वर है। अच अंतः थोड़ा सा ही ध्यान देने की आवश्यकता है, ज्यादा कोई इसे कठिन नहीं है। अब यहाँ पर ये है कि नहीं, झल के अंदर चकार है, है ना? तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? छ छ ज ज ज हो गया। ठीक है ना? अजंतः। ऐसे ही दिक अंतः, दिक अंतः, तो वहां क्या हो जाएगा? क्या बोला? दिक, 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 दिक अंतः। दिक। हाँ, दिगंत 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 है दिगंत ना? हाँ, तो दिगंत। इसका हो जाएगा दिगंतः। इसी तरह से ये तो ये समझ में आया? ये नियम समझ में आ गया सभी को? हमारे ये प्रारंभिक रचनालु कौमुदी है, उसमें ये माहेश्वरी सूत्र नहीं है, वर्णमाला और आ ई उ। हाँ, होंगे उसमें मुनि जी। वो किस पेज पे है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। किस अच्छा, लेकिन उसमें बने हुए प्रत्याहार नहीं होते हैं, प्रत्याहार तो हमें बनाने होते हैं मुनि जी। हाँ, वो तो बराबर है। मैंने ये सभी प्रत्याहार की लिस्ट भेजी थी अपने हाँ, बहुत पहले भेजी थी आपने। पहले हाँ, भेजी थी सभी। लेकिन अब ये सब चीजें ना नोट करके रखनी ही होंगी, तभी हम इसमें बढ़ पाएंगे आगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। या आप अपना एक अलग ऐसा वो बना लीजिए अपने फोन के अंदर ही कि इनको सेव करते जाइए उसमें साथ में। हाँ, तो फिर हाँ। वो संस्कृत के समय। हाँ, बोलिए दीपालिका जी, आप कुछ बोल रहे हैं? अभी जाना पड़ेगा क्या? बोलो। हाँ हाँ, ये कोई सारा बात नहीं, आप
इनका ऐसा ही, या तो आप ऐसा एक वो तैयार करके या तो प्रिंट निकाल लीजिए, या एक बार ही तो आवश्यकता पड़ती है, एक बार आप अपने पास उसको स्टोर करके रखेंगे तो जब जरूरत है तभी देख सकते हैं, है ना। ठीक है। लीला बहन जी तो बराबर अपना उनका पहले से चल मैंने रही है तो practice। पूरी नोट बना दी है, नोट में लिख दिया है। ये क्या एक नोट बनाई देनी पड़ेगी हाँ। उसके लिए, संस्कृत के लिए। हाँ, सब हाथ में रखना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल। है ना। तो अभी तो ये अभी दो संधि हमने देख ली, हल संधि दो, तीन संधि हो गई हमारे, तो नहीं दो हो, हम नहीं दो ऐसा तो नहीं आप कर बता सकते। दिए, एक पहले हो गई, तीन संधि हो गई, हल संधि, है ना। तो अब ये अगर प्रारंभिक आपको कैपेसिटी है तो एक और संधि कर लेते हैं हम आज। वो आगे जो अभ्यास नहीं चलाएंगे, 9-10 जो 9 हुआ था या तो 8 हुआ था प्रारंभिक रचनालू कौमुदी, तो वो तो हमारे पर रोज लेकर बैठा हूँ, वो आता नहीं। ये मैं बस ये थोड़ी संधियां होने के बाद में हम फिर से उसी पर आ जाएंगे, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पर ही आ जाएंगे हम लोग। बस ये संधियां पूरी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि संधि जानने की आवश्यकता है, और ये अलग एक उसमें इतना समय, उसमें तो सिर्फ नियम बताए जाते हैं, अलग से उसमें समझाने का विधान है नहीं है, सिर्फ नियम बताए जाएंगे। उसमें नियम तो है, उसके अंदर भी है, सभी संधियों के नियम आएंगे, लेकिन धीमे धीमे बहुत लंबे टाइम तक आएंगे। और अभी आप लगातार उनको सीख लेंगे तो वो एक बार में समझ आ जाएंगे। और वहां पर क्या होगा, आपको एक संधि आज बता देंगे तो कई महीने, 2 महीने के बाद दूसरी संधि का नंबर आएगा, कहीं ऐसा आ जाता है उसमें, क्योंकि वीक में एक बार हमारा नंबर आता है संस्कृत की कक्षा का, तो तब तक तो भूल जाते हैं, आज का पढ़ा हुआ अगले मंगलवार तक तो भूल जाते हैं सभी, तो उसको थोड़ा रिपीट तो करना ही पड़ेगा। ऐसे नोट बना लेना, नोट बना बस ये लेना नोट और बनानी पड़ेगी, नोट या तो पुस्तक हाथ में चाहिए, वो नहीं है तो वो उलझने रहती है, क्लियर नहीं होता बिल्कुल। ठीक है या जी। आपके पास रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक होगी तो उसमें है पीछे प्रारंभिक रचनालू कौमुदी है। नहीं, एक दूसरी है रचनानुवाद कौमुदी, ये प्रारंभिक वाली तो प्रारंभ वालों के लिए है, दूसरी है अच्छा। रचनानुवाद कौमुदी। प्रारंभ के बाद में रचनानुवाद कौमुदी पढ़नी होती अच्छा। है। हाँ, हाँ, हाँ। उससे आगे का कोर्स है उसके अंदर, उसमें और आगे का है। जी जी, ठीक है, चलो। हाँ, नियम बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बस इतना ही समझ लेना। अगर आपको झल और ये सब याद नहीं रहते हैं तो उसमें क्या है, झल के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 वर्ण आएंगे, ठीक है, हर एक वर्ग के, ये आप नोट कर लीजिए। प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रत्येक के वो आएंगे, और ऊष्म, तीनों सकार और ह, ये इतने वर्ण जो है वो झल के अंदर आते हैं। तो ऐसा आप लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख लीजिए मुनि जी, झल बराबर वर्ग का प्रत्येक वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथा, और ऊष्म वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4। हाँ, 4 आएंगे, 5 वर्ग के, और ऊष्म, और ऊष्म वर्ण 4 वर्ण वो है, और 4 पंजे 20 ये हो जाएंगे, 20 और 4 24 वर्ण आएंगे इसके अंदर, झल के अंदर। हाँ, और जश के अंदर सभी वर्गों के तीसरा वर्ण आएगा, बस।
हाँ, लिख लिए, हम्म, हो गया। हाँ, तो इससे ही मिलती जुलती ये है पदांत जस्व संधि। दूसरी है अपदांत, अपदांत जस्व संधि। देखिए, अपदांत, दो है पदांत और अपदांत। हाँ, दो है। पदांत में पद के अंत में आता है वर्ण झल, और अपदांत में बीच में आता है, संधि बीच में होती है, ये पद के अंत में होती है, अपदांत में बीच में संधि होगी। तो उसका भी नियम लिख लेते हैं, अभी समय भी है, हो जाएगी एक संधि। लिखे मुनि जी? हाँ जी, हाँ जी। ये जल्दी जल्दी संधियां पूरी हो जाएंगी तो हम फिर से अपनी प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का शुरू कर लेंगे। यहाँ पर अपदांत कर दीजिए, अपदांत, अपदांत जस्व संधि। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। हाँ ठीक है। जस्व, जस्व जस्व, जस्व, बीच में स के बाद में त आधा है, नहीं हाँ बोलना है ना, जस्व, त्व, जस्व। जब कुछ बोलने में कठिनाई हो ना तो हमें क्या करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं बताइए? जस्त में जकार, अकार, हाँ शकार, तकार, वकार, अकार। तो शकार और तकार के साथ में अकार नहीं है, इसलिए वो क्या आधे हैं, है ना। अब लिखिए, यदि जकार, अकार, जकार, अकार, शकार और बकार, फिर अकार, ये है। ये स्वर रहित है, इनके साथ में स्वर नहीं है ना, स्वर नहीं है, आ नहीं दिया। इसमें तो है, त रह गया बीच में, एक मिनट, स्वर नहीं आया उसमें, यहाँ से आएगा, देखिए। ये तो ज, हाँ, श, त, व, अ, जस्व, ज और व दोनों स्वर है। हाँ, बाकी, हाँ, बाकी सब हलन। किया हुआ है वो स्वर साथ में, स्वर के साथ में है, और इनमें दोनों में स्वर साथ में नहीं है, शकार और तकार में, इन दोनों में है। ठीक है, ये तो आपको कोई भी ऐसा नया कोई शब्द मिले तो उसके ये सब बनाते रहने चाहिए, तो ये हमारी प्रैक्टिस में रहता है।
ये उसमें नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए कि ये आप बोलोगे तो अगर प्रॉब्लम है बोलने में तो ऐसा बना के करिए, ठीक है। हाँ, झल का लिखिए, झलों का जश हो जाता है, जैसा कि पहले था झलों का, झलों के स्थान पर जश हो जाता है। यदि बाद में झश हो तो, इसमें 3 आ गए हैं, अब इसमें 3 है, ठीक है। झल हमने पहले देख लिया है, जश देख लिया है, ठीक है, ये दोनों तो देख लिए हैं। अब नया देखना है झश। यदि बाद में क्या हो तो? झश। जश हो तो। हाँ, अब झश में कौन कौन से होते हैं वो देखिए। जश में ज ब ग ढ द ज ब ग ड द, इतने हैं। हाँ, तो बाद में उनको झल के स्थान पर झश हो जाता है, यदि बाद में झश हो तो, ऐसा परिभाषा लिख लीजिए। ये 3 प्रत्याहार काम लगेंगे, यहाँ पर 3 प्रत्याहार है, ठीक है। अब हम उदाहरण देखेंगे, उसमें इनको घटाना है। अब ये ध है उसमें, झल में है ना। हाँ, तो अब बाद में ये झस, झस में ये है, हाँ 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 है? हाँ, हाँ, बुद्धि बन जाएगा ये, लेकिन कैसे बना है वो तो पता करना पड़ेगा ना। अब इसमें जो प्रत्याहार है ना दीपालिका जी, जो प्रत्याहार हैं वो देखने हैं कि ये वर्ण झल में है कि नहीं। ये तो मतलब नियम सही उतर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए चेक करना है, बाकी आपको ये सब उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, जश्न, ये हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि ऐसा करके लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 तरह से लिख सकते हैं इसमें। ऐसा करके भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, बुद्धि। अब यहाँ पर ये जो बुद्धि के बीच में जो है संधि हुई है ना, इसमें बीच में संधि हुई है, बुद्धि शब्द के बीच में संधि आई है। और पहले जो हम देख रहे थे जैसे सुबंता, तो सुप तो पूरा ही पद था और अंत उसमें हमने जोड़ा था सुप के अंत में, तो वो 2 शब्द 2 पद हो गए थे वहां पर।
दो पद के बीच में जोड़ था, और यहाँ पर ये एक ही पद है, एक ही पद के बीच में जोड़ है, एक ही पद के बीच में संधि है। ये अंतर समझना है कि ये जस्त संधि कौन सी है, ये अपदांत है और वो पहली पदांत थी। ठीक है, और एक दो देख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, जस में कौन सा होता है, वर्ण वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। तो पहले आप ये देखिए, ये कौन से वर्ग का है, वह कौन से वर्ग का है, पा वर्ग का। प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, ब ब ब होता है, तो ब हो जाएगा। ऐसे याद रखिए, आपको ऐसे ध्यान रहेगा। लब्ध, इसका जो अंतिम ये वर्ण है उसको हम देखेंगे कि ये कौन से वर्ग का है, और उसका तीसरा नंबर का वर्ण हो जाएगा उसी वर्ग का। ठीक है ना। जब आपको समझ में आने लगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, फिर इंटरेस्ट आ जाता है इसमें करने में। समझ में एक बार आना चाहिए बस। अब ये घ देखिए, ये कौन से वर्ग का है, का वर्ग, द वर्ग का, कौन सा, का वर्ग का। ठीक है ना। तो अब जस हो जाएगा, जस में होते हैं तीसरा वर्ण, तो तीसरा वर्ण कौन सा आएगा, क वर्ग का, द आएगा, द ग आएगा। तो क्या बन गया, ये दुग्धम। ठीक है, तो इसी तरह से और भी इसमें बन जाएंगे उदाहरण। तो ये दोनों ही मिलती जुलती हैं संधियां, एक पदांत है और एक अपदांत है। ठीक है ना। तो जो पदांत है उसके पद के दो पद में होता है वो योग। वो पहला वाला जो पद होगा वो पूरा अपने आप में पूरा एक पद होता है, और अंत वाला भी एक पद होता है। दो पदों का योग होता है वहां पर, और ये जो होता है एक पद के अंदर ही यहाँ पर योग होता है, एक पद के अंदर ही संधि होती है। तो अभी जब हमें ये नियम पता चल जाएंगे तो हम जब नए नए शब्द आते हैं, हमें पढ़ने में आते हैं मंत्रों के अंदर, तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि अरे यहाँ पर तो ये संधि है, यहाँ पर तो ये संधि है, ये नियम काम कर रहा है। तो हमें उसको पदच्छेद करने में आपको आसानी रहेगी, इसलिए संधि जानना जरूरी है। माता जी संसार में क्या आएगा जी, संसार, संसार, संसारम, हाँ जो कैसी आएगी संधि, ये अनुस्वार संधि में आएगा। संसारम, सम सम समवत्सार, सम आएगा, सम, हाँ संसार। अभी आपने जो बोला पदांत, ये पदांत का उदाहरण कोई, मेरे को स्पष्ट आवाज आ नहीं रही है शशांक भाई। पदांत का उदाहरण, पदांत का उदाहरण कोई, पदांत ये जो जस्त संधि में नहीं आएगा, अच्छा देखना पड़ेगा।
ये म आता है क्या इसमें झल के अंदर? नहीं आता है, नहीं आता है। नहीं आता ना, तो ये जस्त संधि में नहीं आएगा शशांक भाई, वो अलग संधि आएगी बाद में, उसके नियम भी आपको पता चलेगा। समझ गए, विचार है, सही बात। हाँ, है ना। और अगर ऐसा है तो हम मेरा विचार ऐसा है कि हम एक मंगलवार को ये पढ़ते हैं और एक मंगलवार को जो संभाषण करने में, आपस में बातचीत करने में किस भी बातों की ध्यान रखनी चाहिए, किन किन शब्दों का प्रयोग करना है, वो भी ले सकते हैं अगर ऐसा होगा तो, या इसी में हम आधा समय इसमें दें, आधा समय उसमें दें, जैसा आप लोगों की इच्छा हो। आप पढ़ा रहे ठीक, लेकिन कठिन तो पड़ रहा है, क्योंकि पुस्तक नहीं है, नहीं वर्णमाला है, और आप बोलते हैं हाँ हाँ करते हैं, लेकिन और ये प्रत्यक्ष हो तो बहुत अधिक लाभ होता है, और पुस्तक नहीं है, सबसे ज्यादा वो नोट बनानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमें त्रुषित करके छोड़ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। चलो ये भी जरूरी है, तो और हम प्रयास करेंगे, ढूंढेंगे वो और तो करेंगे। ये है कि पुस्तक के लिए तो फिर आप कोई भी और पुस्तक ले सकते हैं। इसमें भी मैं देख के बताऊंगी अगर रचना, इसमें प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी में होगा तो, लेकिन उसमें क्या है, ऐसा पूरा समझाने के हिसाब से नहीं होता है, उसमें तो एक नियम जैसा दे देते हैं बस, इस तरह का। समझाना तो यही पड़ेगा, समझना तो इसी में पड़ेगा। मैं देखूंगी आज अगर उसमें, वैसे मैंने सारे आपको नोट्स में पूरा बना के आपको भेज देती हूँ, ऐसे नोट्स बना देते तो अच्छा रहेगा। पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको पुस्तक की आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन वो आपको सेव तो आपकी आपको ओर से करना तो पड़ेगा। आपकी ओर से तो आप बहुत कर रहे हैं, हमारी ओर से थोड़ी वो आलस रहता है। कमी रहती है, कमी। रखेंगे, नोट भी बनाना ही पड़ेगा। आप व्यस्तता रहती है आपकी, काम की बात अलग है, आप व्यस्त बहुत रहते हैं, मैं समझ सकती हूँ उसको। तो मैं देखूंगी अगर कोई पुस्तक एक ऐसी है तो उसमें आपको, मेरे पास तो रचनानुवाद कौमुदी है, मैं उसमें से नहीं मिल जाएगा, बहुत ऐसे तो मिल ही जाएगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मिल जाएगा। वो तो लड़के को कहूंगा तुरंत भेज देगा। बहुत पीडीएफ आ रहे हैं, उनमें भी आपको सब मिल जाएगा, लेकिन वो ये इतना समय होना चाहिए खोल के देखने का, वो समय नहीं होता। यूट्यूब में भी मिल जाता है, ठीक है, बिल्कुल, उससे तो तुरंत लिख देंगे। चलो बहुत, चलो तो मेहनत करेंगे, हम नोट बनाएंगे, तभी ये आपकी प्रयास भी हमारे लिए लाभकारी रहेगा, नहीं तो सुनते रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए तो नोट बनाना पड़ता है ना, बनाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो नोट बनाना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो उसका हमें नोट तो बनाने ही पड़ेंगे मुनि जी, बनाने ही पड़ेगा, तो वो हो नहीं पाएगा। हाँ जी। चलो खूब धन्यवाद। आज ऐसे शिक्षक दिन है, तो आप तो वास्तव में शिक्षक है ही हमारे सब बूढ़े लोगों के, और बूढ़े लोगों के समझाना बहुत कठिन होता है, ये भी, और वो भी ऑनलाइन है। फिर भी आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और हम भी मेहनत करेंगे, प्रयास पूरा करेंगे, जिससे हम समझ सके और आपका पुरुषार्थ हमारे लिए भी लाभकारी बने। मैं मेरी तरफ से जो भी बताऊंगी बिल्कुल सही बताऊंगी, मैं कभी उसमें मेरे में कोई आपको ऐसे मिस्टेक नहीं मिलेगी। कभी भी कोई मैंने फॉरवर्ड कर दिया हो, उसमें कभी कुछ आ गया तो वो बात अलग है, मैं अपना बनाती हूँ, वो मैं पूरा पढ़ के अच्छी तरह से मैं तैयार करके भेजती हूँ, तो उसमें कोई गलती नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी आपको। ये रचनानुवाद कौमुदी बहुत ही मेहनत करते हैं, बस हमारी ओर से मेहनत करना बाकी है। खूब धन्यवाद। एक कार्यक्रम हमारे गांधीनगर में 11 तारीख को है, तो 11 तारीख को स्वामी शांतानंद जी 11 कुंडी यज्ञ शाम को कर रहे हैं, 4 से 7, 11 तारीख सोमवार आता है, तो आप अवश्य पधारे। हमारे गांधीनगर अहमदाबाद के तो अवश्य आना ही चाहिए। तो अभी शांति पाठ करते हैं। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी
शांतिराप शांतिरोष